आज हम बीए सेकेंड ईयर के मध्यकालीन इतिहास वाले पेपर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन जो इतिहास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सल्तनत कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। अर्थात दो काल में इसको बांट दिया हमने, सल्तनत काल और मध्यकाल। तो मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में हमारा जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ, वहाँ से 1192 से जब वो विजयी हुआ, वहाँ से लेकर के 1526 तक हमारा सल्तनत काल चलता है। सल्तनत काल के सारे शासक सुल्तान कहलाते थे। सुल्तान, प्रथम सुल्तान यूँ देखें हम तो महमूद गजनवी को माना जाता है जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, हालांकि वो गजनी का सुल्तान था। भारत में प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर प्रमुख शासकों में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था जो 1526 ईस्वी में बाबर के साथ युद्ध लड़ता हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को मारा गया था। तो प्रथम सुल्तान जो भारत का बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 ईस्वी में बना। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो ये टाइम पीरियड है, 320 वर्षों का, ये कहलाता है सल्तनत काल। 1526 में पानीपत की विजय के बाद बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। बाबर ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि उसने अपने आप को पादशाह या बादशाह कहा। यहाँ एक माइन्यूट अंतर है जिसे आपको समझना चाहिए। सुल्तान और बादशाह दो अलग अलग शब्द हैं। सल्तनत काल के अर्थात 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो ये टाइम पीरियड था, इस कालखंड में जितने भी शासक हुए दिल्ली में वो सब सुल्तान कहलाए, इसलिए उनका काल सल्तनत काल कहलाया। 1526 ईस्वी से मुग़ल काल प्रारंभ हो गया और मुग़ल काल औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद के 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और यहाँ तक मध्यकाल माना जाता है। फिर आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। अंतिम मुग़ल बादशाह देखें तो वो था बहादुर शाह जफ़र, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और जिसको अंग्रेज़ों ने बर्मा की रंगून जेल में उसको भेज दिया था। वहीं पर 1862 में उस अंतिम मुग़ल बादशाह की मृत्यु हुई। तो हमने देखा कि सल्तनत काल को हम मोटे मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, मध्यकाल को एक तो सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, दूसरा मुग़ल काल 1526 ईस्वी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक जो मुख्य काल रहा 1707 ईस्वी तक, वो मुग़ल काल रहा। ये सल्तनत काल और मुग़ल काल दोनों ही मध्यकालीन भारत के हिस्से माने जाते हैं। मध्यकाल
1206 ईस्वी से पहले भी था, जिसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात 750 ईस्वी से 750 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो हम सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में अब पढ़ते हैं, जो 8वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात 750 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हुआ। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी भारत में सिंध के क्षेत्र में अरब सत्ता स्थापित हुई और भारत और इस्लामी जगत के बीच ये जो आरंभिक संपर्क हुआ, इसने मध्यकालीन भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार की। अतः मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों को अरब शासन काल से ही आरंभ करना उचित होगा। तो पूर्व मध्यकालीन जो इतिहास है उसके सोर्सेज अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास अरबी स्रोत आते हैं, उसमें 712 ईस्वी में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सफल अभियान किया और उस पर अरब शासन की स्थापना हुई सिंध प्रदेश में, उसके बारे में जानकारी देने का हमारे पास जो सोर्स है वो है चचनामा। ये चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में ये लिखी गई थी और 13वीं शताब्दी में अबू बकर अल कूफ़ी ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास का हमारा पहला स्रोत चचनामा है। मूल पुस्तक तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। 13वीं शताब्दी में अबू बकर अल कूफ़ी ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। ये पुस्तक हमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किस प्रकार सिंध विजय की थी उसकी प्रामाणिक जानकारी देती है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम का सिंध प्रदेश में अधिकार तो हो गया, मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भी वहाँ पर जो अरबों का शासन प्रबंध चला उसके बारे में भी ये पुस्तक एक प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अर्थात 880 के आसपास तक सिंध में अरब शासन का अंत हो गया था, मगर भारत में अरबों का आगमन और संबंध निरंतर चलता रहा। अनेक अरब यात्रियों, भूगोल शास्त्रियों और इतिहासकारों ने 9वीं से 11वीं शताब्दियों के मध्य भारत के संबंध में, उस समय भारत के संबंध में अपने विवरण लिखे। इसी कड़ी में कुछ अरबी स्रोत जो दूसरे हमारे पास हैं 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के इतिहास की जानकारी देने वाले हैं, उसमें एक रचना है सुलेमान, जो अरबी यात्री था। 9वीं शताब्दी के मध्य में इसने एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, अखबार अल सिंध वल हिंद। ध्यान दीजिए, सुलेमान की जो ये पुस्तक है अखबार अल सिंध वल हिंद, ये 9वीं शताब्दी के मध्य में लिखी गई। इसमें सुलेमान ने भारत के पूर्वी तट की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। भारत के पूर्वी तट पर उसने यात्रा की थी। उसने इस यात्रा विवरण में बंगाल के पाल शासकों की शक्ति और महिमा का वर्णन किया है। बंगाल में उस समय पाल वंश का शासन था, तो सुलेमान ने अपनी रचना अखबार अल सिंध वल हिंद, इसमें पाल शासकों की शक्ति और महिमा का वर्णन किया है। साथ ही साथ प्रतिहारों के साथ में, राष्ट्रकूट राजाओं के साथ में पालों का जो संघर्ष हुआ उसका भी ब्यौरा इस पुस्तक में मिलता है। मोटे रूप से जो सुलेमान की रचना है वो पाल और प्रतिहार शासकों का ही ज़्यादा विवरण देती है। हालांकि राष्ट्रकूट शासकों के साथ जो पालों का संघर्ष हुआ उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें इस पुस्तक में मिलती है।
राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की महानता का वर्णन भी सुलेमान करता है अपनी इस रचना में। तो सुलेमान की अरबी भाषा में जो ये रचना है, इसको आप याद रखिए, अखबार अल सिंध वल हिंद। उसके बाद अगला हमारा अरबी स्रोत है मुरुज अज जहब। ये अरबी पुस्तक 956 ईस्वी में अल मसूदी जो अरबी यात्री था उसने लिखी थी। मुरुज अज जहब 956 ईस्वी में अल मसूदी ने ये पुस्तक लिखी थी। ये अरबी यात्री 943 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र में पहुंचा था और वहाँ की इसने यात्रा की थी। उसने गुजरात के तत्कालीन प्रतिहार शासकों की शक्ति और उनका राष्ट्रकूटों एवं पाल शासकों के साथ जो संघर्ष हुआ उसका विवरण अल मसूदी की ये पुस्तक देती है। तो अल मसूदी की पुस्तक में वैसे तो तीनों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के संघर्ष का विवरण मिलता है, परंतु मोटे रूप से राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का संघर्ष इसमें हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे सुलेमान की पुस्तक अखबार अल सिंध वल हिंद में पाल और प्रतिहार शासकों के संघर्ष का विवरण ज़्यादा मिलता है, उसी प्रकार अल मसूदी की पुस्तक मुरुज अज जहब में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बीच के संघर्ष का विवरण ज़्यादा मिलता है। इसने गुजरात के जो प्रतिहार शासक थे, अल मसूदी ने अपनी पुस्तक में उनके रहन सहन और उस समय का जो सामाजिक जीवन था आम लोगों का, उसका भी विवरण उसने दिया है। इसके बाद एक रचना और आती है अबू जईद की पुस्तक सिलसिला उत तवारिक। ये सिलसिला उत तवारिक 916 ईस्वी में लिखी गई थी। अबू जईद जो था उसने भारत और चीन दोनों क्षेत्रों की यात्रा की थी। अपनी इस पुस्तक में अबू जईद ने भारत और चीन दोनों देशों की चर्चा करते हुए उनका तुलनात्मक वर्णन भी प्रस्तुत किया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत और चीन के जो दोनों देश थे, उन दोनों देशों की यात्रा अबू जईद ने की और अपनी पुस्तक सिलसिला उत तवारीख में, जिसकी रचना उसने 916 ईस्वी में की अरबी भाषा में, उस पुस्तक में अबू जईद ने भारत और चीन दोनों देशों का तुलनात्मक विवरण दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और चीन की तुलनात्मक जानकारी हमें सिलसिला उत तवारीख पुस्तक में ही ज्ञात होती है। इन अरबी यात्रियों का हमने अभी पढ़ा, जिसमें सुलेमान, अल मसूदी और अबू जईद। उसके बाद अन्य अरबी विवरणों में भी भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। जैसे इब्ने खुर्दादबे की रचना किताब उल मसालिक वल ममालिक, ध्यान दीजिए, ये इब्न खुर्दादबी कहते हैं इसको, इब्न खुर्दादब या इब्न ए खुर्दादबे, इब्ने खुर्दादबे, इसकी पुस्तक है किताब उल मसालिक वल ममालिक। ये भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। एक पुस्तक आती है किताबुल अकलीन, अल इस्तकरी इसके लेखक थे। ये भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। इब्ने होकल की रचना अशकालुल बिलाद, इब्ने होकल की रचना अशकालुल बिलाद, ये भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी लेती है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो इस कड़ी में आती है अरबी भाषा की पुस्तकों में, वो आती है अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। ये 1030 ईस्वी में अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी था। अल बरूनी
यद्यपि भारत नहीं आया था, लेकिन इसने भारतीय ब्राह्मणों से और अन्य स्रोतों से भारत के बारे में काफ़ी जानकारी जुटाई थी, जिसका विवरण उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया है। ये पुस्तक 1030 ईस्वी के लगभग लिखी गई थी और इस पुस्तक में 90 अध्याय है। प्रमोद, कितने अध्याय है इसमें? किताबुल हिंद में 90 अध्याय है। इसके लेखक कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी की किताबुल हिंद पुस्तक कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। 90 अध्याय है इसमें। ये पुस्तक भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। इस रचना की जो विशेष उपयोगिता है वो क्या है? वो ये है कि तुर्कों के आगमन से पूर्व भारत की सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन के बारे में ये बहुत उपयोगी है। तुर्कों के आने से पूर्व भारत के सामाजिक जीवन के अध्ययन में इससे काफ़ी जानकारी मिलती है, सामाजिक परिस्थितियों का हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। अल बरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज में 8 जातियों का वर्णन करता है और वो भारत की जाति प्रथा उसे बड़ी विचित्र लगी। जाति प्रथा का विशेष वर्णन वो करता है। अल बरूनी कहता था, लिखता है अपनी पुस्तक में, कि भारतीय लोग साथ बैठ कर के भोजन नहीं करते हैं, अलग अलग थाली में वो भोजन करते हैं। रहते एक ही गांव में लेकिन एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते। यहाँ तक कि एक ही घर में रहने वाले लोग भी अलग अलग थाली में भोजन करते हैं। भारत में गाँवों में जो छूत अछूत की भावना थी उसका भी वो विवरण देता है और 8 प्रकार की जातियाँ वो बताता है। तो ये हमारे अरबी स्रोत हो गए इतिहास को जानने के। तो अरबी स्रोतों में सबसे पहले हमने पढ़ा चचनामा, जो मूल तो अरबी भाषा में था। 13वीं शताब्दी में अल कूफ़ी ने उसका फ़ारसी में अनुवाद किया। उसके बाद सुलेमान, जो अरबी यात्री, उसकी पुस्तक अखबार अल सिंध वल हिंद, जो पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में विशेष जानकारी देती है। उसके बाद हमने अल मसूदी की पुस्तक मुरुज अज जहब पढ़ी, जिसमें राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, अल मसूदी। उसके बाद अबू जईद की पुस्तक पढ़ी हमने, सिलसिला उत तवारीख, भारत और चीन के दोनों देशों का तुलनात्मक विवरण अबू जईद की इस पुस्तक में हमें मिलता है। फिर इब्न खुर्दादब की पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक, उसको भी हमने पढ़ा कि इब्न खुर्दादब की रचना है किताबुल मसालिक वल ममालिक। अल इस्तखरी की रचना किताबुल अकलीन और महमूद गजनवी की जो दरबारी था अल बरूनी, उसकी रचना किताबुल हिंद 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में लिखी गई 90 अध्याय है। भारतीय सामाजिक परिस्थितियों का जो अध्ययन है पूर्व तुर्कों के आगमन से पहले का, वो हमें इसमें काफ़ी मिलता है। तो ये सारे हमारे हो गए अरबी स्रोत, भारतीय इतिहास को जानने के अरबी स्रोत। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा कि पूर्व मध्यकाल का जो इतिहास था उसको जानने के भारतीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।